आप सभी को रमक नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं सभी को मेरी आवाज बुलंद तरीके से पहुंच रही है। सुपर 300 क्वेश्चंस फॉर सीजीएल टियर 2, वो 300 ऐसे सवाल जिससे आपका एक बेहतरीन रिवीजन होगा, नई नई चीज सीखने को मिलेंगी और आपका एक प्रैक्टिस भी होगा और साथ ही साथ इससे आपकी और हमारी रोज मुलाकात भी होगी। तो सुपर 300 क्वेश्चंस की ये दूसरी क्लास है। सबसे महत्वपूर्ण चीज, पहली क्लास कल हुई थी। प्रोसेस क्या है, हर दिन मैं 20 सवाल लेके आऊंगा। 20 सवाल में से 15 क्वेश्चन मैं क्लास में सॉल्व करूंगा, 5 क्वेश्चन आपके होमवर्क होंगे। क्लास की जो पीडीएफ है वो कहां मिलेगी? पीडीएफ के लिए आप रैमो सर ऑफिशियल, एक टेलीग्राम चैनल है जिसका यूजर नेम है 8 रैमो सर ऑफिशियल। इस टेलीग्राम चैनल पे आप जाओगे, वहां पर आपको मेरी क्लासेस की भी अपडेट्स मिलती हैं, साथ ही साथ हर पीडीएफ आपको वहां पर मिलती है। पीडीएफ मोबाइल फ्रेंडली है, आसानी से मोबाइल पे आप उसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आज दूसरी क्लास है, पहली क्लास हम लोग कल कर चुके हैं, उसकी पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। आज की क्लास की पीडीएफ भी आपको रैमो सर ऑफिशियल 8 रेट ऑफ, ये आपका 8 करके जो है आपका यूजर नेम है, टेलीग्राम चैनल पे आप जाके इसको देख सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं और आज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके पहले जो लोग सीजीएल 2020 की तैयारी करते हैं और प्री प्लस मेंस का कोर्स चाहते हैं, एक शानदार तरीके से मैथ सीखना चाहते हैं, रट्टा से स्मार्ट बनना चाहते हैं ताकि हर एक चीज वो लॉजिकली कर पाएं और वो भी तेजी से कर पाए, उनके लिए बैच है, 2 तारीख से शुरू हो गया, नंबर सिस्टम की शुरुआत हो चुकी है। बच्चों को बहुत मजा आ रहा है। तो आपको भी अगर 2020 की तैयारी करनी है तो जरूर इस बैच में आइए। कोर्स लेने के लिए आपको क्या करना है, एग्जामो लर्निंग ऐप आप डाउनलोड करना है और इस ऐप पे बहुत सारे कॉन्टेस्ट भी चल रहे हैं जिसमें आपको डेली प्राइजेस और मंथली 1 लाख रुपए तक के कैश प्राइजेस मिल सकते हैं। तो जुड़ना ना भूलें एग्जामो लर्निंग ऐप पे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो ये देखिए पहला सवाल जो आपके सामने है, सवाल क्या कह रहा है, इस सवाल को हम जरा पढ़ते हैं और इस सवाल को पढ़ के आपको बहुत मजा आने वाला है क्योंकि ये सवाल अभी सीएचएसएल में आया। ठीक है, सीएचएसएल में सवाल आया और उसके बाद इस सवाल को लेके लोग डर भी गए। अब इस सवाल के थ्रू मैं आपको कुछ बहुत महत्वपूर्ण कहानी बताऊंगा। ये सवाल कैसे कर सकते हैं, इसके साथ जुड़ी हुई कुछ कहानी है। ठीक है, तो सवाल पढ़ते इसमें दिया है कि एबी के वैल्यू आपको दिया है 12, डीसी के वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है 8, एडी बीसी के बराबर दिया है और एंगल ए प्लस एंगल बी 90 डिग्री दिया है। तो बताओ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या है। अब ये बड़ा अजीब सा बना हुआ है क्वाड्रिलेटरल, आप इस क्वाड्रिलेटरल को देख के डर जाओगे कि यार इसका आंसर कैसे आएगा। पर एक चीज का ध्यान रखना, कंडीशन क्या है कि ये क्वाड्रिलेटरल है और ए और बी एंगल का सम 90 डिग्री है। सो आपको करना क्या है कि क्वाड्रिलेटरल बनाना है ऐसा जिसमें ए और बी का सम 90 डिग्री रहे। साथ ही साथ जो और जानकारी दिया है इन्होंने कि एडी मेरा बीसी के बराबर है, ये एडी मेरा बीसी के बराबर रहना चाहिए। कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर इन सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तो एरिया जो भी आना है वो आ जाएगा। तो देखिए मैं आपके सामने एक क्वाड्रिलेटरल बना रहा हूं ए बी और मुझे क्या करना है, एडी और बीसी को बराबर करना है। तो ये मेरा ए बी हो गया। अब मैं सिमेट्रिक फिगर बनाने की कोशिश करूंगा क्योंकि मुझे एडी और बीसी को बराबर रखना है। तो मैंने ऐसे किया, ये हो गया मेरा एडी और बीसी और इस तरीके से बनाया कि दोनों बराबर हों और ये लाइन ऐसे बना दी। अब ध्यान से देखो, इन दोनों एंगल्स का सम मुझे 90 डिग्री रखना है। ठीक है, सो अगर मैं इन दोनों को 45-45 कर दूंगा, 45-45, तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बन जाएगा। देखो अगर इसका सम 90 है, अगर आपने 30 और 60 कर दिया तो ये जो साइड्स हैं, ये साइड्स हैं, ये ट्रेपेजियम नहीं बनेगा आपका। ये आपको समझने की जरूरत है, ये उस केस में आपका ट्रेपेजियम नहीं बनेगा। मैं एक ऐसा फिगर बनाने की कोशिश कर रहा हूं जिसका मुझे एरिया का फॉर्मूला आता हो और मैं तुरंत वैल्यू लिख दूं और वो गलत नहीं होगा क्योंकि हमने किसी भी कंडीशन को वायलेट नहीं किया है। हमारा ये भी क्वाड्रिलेटरल है, इसका सम 90 डिग्री है और ये आपस में बराबर है। तो जो एरिया आना होगा वो इससे भी निकल आएगा। आपने क्वेश्चन में बोला है कि ये वैल्यू 12 के बराबर है और ये वैल्यू 8 के बराबर है और आपको इसका एरिया निकालना है। तो अगर ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है तो इसका एरिया क्या होगा, आप कहोगे ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है वो कैसे लिखते हो, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, हो जाएगा 12 8 20 प्लस ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकलेगी, आप कहोगे ये अगर 8 है तो ये भी इतना 8 ही होगा। अब बाकी बचा 4, सिमेट्रिक है तो ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। अब ये 45 है तो ये भी 45 होगा ना। तो एक 45 के अपोजिट अगर 2 है तो दूसरे 45 के अपोजिट भी 2 ही होता है। तो ये हाइट कितना होगा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स आपकी 20 हो गई और इनटू अगर आप हाइट लिखोगे तो हाइट आपको 2 मिली, 2 से 2 कट गया और उत्तर आ गया 20। तो यहां पर उत्तर क्या हो गया 20। अब इसके पीछे कहानी ये जुड़ी हुई है कि 2018 में मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे और उन वीडियोस में मैंने डायग्राम चेंज करना सिखाया था आपको। पहले मैंने 2017 के कुछ पेपर सॉल्व किए थे, उसमें डायग्राम को चेंज किया। फिर मैंने कुछ रैमो मैजिक्स करके एक सीरीज शुरू करी थी 2018 में। जब वो मैंने सीरीज शुरू करी तो कई लोगों ने मेरे खिलाफ वीडियोस बनाए इस तरीके से जैसे मैंने कोई क्राइम कर दिया है। अगर वो कानून होते तो मैं जेल में होता कि मैंने ऐसा कैसे कर दिया कि ज्योमेट्री में डायग्राम चेंज कर दिया, जो मैं यहां कर रहा हूं। पर आज सब लोग ये चीजें पढ़ाने लगे। ठीक है,
क्यों? देखिए ध्यान से, ज्योमेट्री का कोई अंत नहीं है, लेकिन अगर आपने लॉजिक सीख लिया, वर्क अराउंड सीख लिया, तो वर्क अराउंड हर जगह चलता है। मैंने उस रैमो मैजिक सीरीज में और जो 2017 का सॉल्यूशन किया तो आपको यही सिखाया कि अगर आप क्वेश्चन की दी हुई कंडीशन को वायलेट नहीं कर रहे हैं, जो क्वाड्रिलेटरल आपने बोला है ये क्वाड्रिलेटरल भी उस सारी कंडीशंस को मीट करता है, अगर ये क्वाड्रिलेटरल उस सारी कंडीशन को मीट करता है तो जो मेरा यहां आंसर आएगा वो वही आएगा जो करेक्ट आंसर होगा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो आपको हो सकता है इसका एक्चुअल फॉर्मूला ना पता हो, फिर भी आप एग्जाम में सवाल लगा दोगे इस लॉजिक से कि आपने एक जनरल डायग्राम को स्पेसिफिक डायग्राम बना दिया। तो आप YouTube पर जाना और मेरी एक प्लेलिस्ट है रैमो मैजिक्स करके, वो प्लेलिस्ट देखना, उसमें ज्यादा वीडियोस नहीं है बट वो बहुत काम के, वहां मैंने डिटेल में समझाया है कि डायग्राम को आप जनरल से स्पेसिफिक, कि एक गिवन डायग्राम जो जनरल है उसको स्पेसिफिक डायग्राम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो और आंसर जल्दी आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, तो ये जरूरी है कि एज ए स्टूडेंट आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप मैथ में PhD कर सकते हो, पर हाँ आप आंसर निकाल सकते हो बहुत सारी चीजों का, हर चीज रटी नहीं जा सकती। जैसे इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला भी होता है कि अगर आपके पास लेट्स से ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम मैंने आपके सामने दे दिया, मतलब बेसिकली मैं कंडीशन की बात करूंगा कि नॉट ओनली आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, अगर ये एंगल आपका थीटा है और ये एंगल तुम्हारा 90 माइनस थीटा है मान लिया, ठीक है, और ये दोनों साइड्स अगर बराबर हैं, राइट, ये दोनों साइड्स आपकी बराबर हैं और ये साइड अगर A है और ये साइड B है, तो इसका जो एरिया होता है वो A² माइनस B²/4 होता है। तो ये फॉर्मूला है, आप रट सकते हो इसको, बट अगर आपको ये चीज आती है, डायग्राम चेंज करना आता है, तो कई सारे सवाल हैं जो अटपटे लगेंगे लोगों को, आप कर लोगे, फॉर्मूला नहीं पता होगा तो भी कर लोगे। यहाँ फॉर्मूला रख के भी निकाल सकते हो आप। तो आप देखो वैल्यू कितनी आएगी आपकी, A की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी है आपकी, एक दिया है 12 और एक दिया है 8, तो A+B इंटू A-B लिख सकते हो, तो A+B 20 हो गया, A-B कितना हो गया यहाँ पर 4, 4 से 4 कट जाएगा, ये भी आ जाएगा। तो आप फॉर्मूले की जरूरत यहाँ पड़ रही है क्या? नहीं। तो CHSL में सवाल आया, कई लोग इसको देख के डर गए होंगे, लेकिन जिनको डायग्राम चेंज करना आता है उन्होंने लगा दिया। तो इसलिए एक चीज बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करो कि ऑब्जेक्टिव पेपर में कुछ ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी होती है कि डायग्राम को जनरल से स्पेसिफिक बनाना, ये सब चीजें खराब नहीं है। जो लोग कहते हैं खराब है, नहीं इसको नहीं सीखना चाहिए, गलत है, नहीं गलत नहीं है, ठीक है। जो बच्चे सीख गए वो जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो मैं नहीं करता हूं कि आप कॉन्सेप्ट मत सीखो, बट कॉन्सेप्ट की कोई लिमिट नहीं है, राइट, अनलिमिटेड है, फिर तो हर चीज का फॉर्मूला ही बैठ के रटते रहो, ठीक है, नहीं कर सकते ना, बट ये लॉजिक होगा तो लगा देंगे एग्जाम में। तो सीखो लॉजिक। अगला सवाल देखो, अगला सवाल कही रहा है कि पाइप ABC कैन फिल ए टैंक इन 45 घंटा, 30 घंटा और 75 घंटा रेस्पेक्टिवली। ABC को ओपन किया गया 10 बजे, 11 बजे और 12 बजे दोपहरिया में ऑन द सेम डे। तो कह रहा है कि बिटवीन व्हाट टाइम विल द टैंक विल फिल, किस टाइम के बीच में ये टैंक तुम्हारा पूरा का पूरा भर जाएगा, तुम्हें निकालना है। तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहला काम मैं क्या करने जा रहा हूं कि यहाँ पर जो भी वैल्यू दिया है, आप कहोगे ये 45 है, ये 30 है और 75 है, कोशिश करो कि इनका एलसीएम निकाल लो। वो हम वर्क यूनिट मान लेंगे, ये चीज में आप बहुत एफिशिएंट हो। तो चलो निकालते हैं कि 45, 30 और 75 का एलसीएम कितना होगा। एलसीएम निकालने के बाद इन सब की एफिशिएंसी मिल जाएगी, एफिशिएंसी के हिसाब से फिर हम सारी चीजें करने का प्रयास करेंगे। सो आपको बताना है कि भाई 75 और 45 का एलसीएम और 30 यहां पर आपको दिया है। अगर आपकी यही दोनों वैल्यू होती तो आपको पता है एलसीएम कितना हो जाता, 180, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम कितना होता है 180, तो ये तो 180 देता, पर ये 75 है, 75 को भी भाई साथ में लेके चलना है, छोड़ तो नहीं सकते, ठीक है। सो 75 को भी अगर साथ में लेके चलना है, ऑलराइट, सॉरी ये 180 नहीं है, तो 90 इनका एलसीएम हो जाएगा, सॉरी। तो ये मुझे कहना चाहिए कि इसका एलसीएम 90 हो गया और ये 75 है। अब 90 और 75 को मुझे साथ में लेके चलना है कि ये कहां कॉमन ग्राउंड पे गिरने वाले हैं, ठीक है, तो वहीं से मेरा वैल्यू मिलेगा। आप बताओ कि आपको एलसीएम क्या मिलेगा अगर आप 90 से शुरुआत करते हो और आप 75 को लेके चलते हो, कि आपका एलसीएम कितना बनने वाला है। क्या 450 बनेगा? यस, क्योंकि 450 में क्या होता है, ये 90 का मल्टीपल होता है और ये 75 के मल्टीपल में भी आएगा, 6 बार करने से ये वैल्यू आ जाएगी। तो 450 आपका एलसीएम हो गया। तो ये आपकी वर्क यूनिट हो गई। अब देखो जो 45 वाली वैल्यू है ये कितना देगा, ये आपको देगा 10 यूनिट्स। जो आपका 30 है, 30 वाला कितना देगा, अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको देगा 15 यूनिट। और जो 75 वाला है वो आपको कितना देगा, 18 यूनिट। क्या ऐसा होगा? नहीं, 75 वाला जो आपका है वो आपको देगा कितना, 6 यूनिट्स, ठीक है। सो ये मुझे मिल गई एफिशिएंसी, आप कह लो वर्क का रेट कितना पर घंटे हो रहा है। तो पहला मैं काम करूंगा, तीनों 12 बजे खुलते हैं, 12 बजे तो तीनों खुल गए ना, तो देखेंगे 12 बजे तक क्या कहानी हुई है। सो आप कहोगे 12 बजे तक पहला वाला टैंक 2 घंटे तक खुला रहा है,
तो 2 घंटे का मतलब क्या हो गया, इसने 20 भर दिया, ये 1 घंटे के लिए खुला रहा है तो इसने 15 भर दिया, तो 35 एक्चुअली भर गया। 35 भर गया तो बचा कितना, 415, 415 बचा है और आप तीनों भरेंगे तो 15 10 25 और 6 कितना हो गया, 31। अब 31 को मैं क्या करने जा रहा हूं, डिवाइड करके देखने जा रहा हूं कितनी बार जाएगा। देखो 12 बार अगर जाओगे तो 372 मिलेगा, तो जाहिर सी बात है 13 बार जाएंगे, तो 13 बार अगर हम जाते हैं तो 13 बार अगर जाएंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 403 हो गई। अब उसके बाद हम 14 बार नहीं जा सकते, तो 13 बार गए और साथ ही साथ यहां बचेगा 12/31। तो ये देखो सीधी सीधी बात है कि कितने बजे भरेगा, तो 12 बजे के बाद इसको देखो कितना टाइम लग रहा है, 13 घंटे प्लस 12/31 घंटे। 12/31 घंटे को आप साफ साफ देखो ये 30 मिनट से कम है, लेस देन 30 मिनट है। क्यों, क्योंकि अगर यहां 31 है तो अगर ये 15.5 होगा तब ये आधे घंटे होगा, ये उससे कम है तो ये 30 मिनट से कम है। यानी 12 बजे के बाद 13 घंटे जोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा 1 AM, 12 PM के बाद 13 घंटे जोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा 1 AM, और इसमें जो मुझे जोड़ना है वो 30 मिनट से कम जोड़ना है, तो मेरी जो वैल्यू होगी वो 1 बजे से लेके 1:30 बजे के बीच की होगी। क्लियर है, ये वैल्यू आपकी 1 बजे से 1:30 बजे के बीच में होगी, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो सिंपल है, इस सवाल में एलसीएम लेके आप कर लो और आपको क्वेश्चन में दिक्कत होगी नहीं, आपको आसानी से वैल्यू कैलकुलेट होके मिल जाएगी कि ये वैल्यू आपकी आने वाली है 1 से 1:30 बजे के बीच में। ठीक है, ये सवाल देखिए, इस सवाल में कह रहा है कि एबीसी एक ट्राइंगल है, एसी की वैल्यू दी है, बीसी की वैल्यू दी है, पी एक पॉइंट है एबी पर, इस तरह से सीपी 11.2 है, एसीपी एंगल बी के बराबर है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ बीपी। सो बीपी की लेंथ आपसे पूछी गई, जरा देखते हैं, इस ट्राइंगल को बनाना पड़ेगा और बनाने के बाद देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है मुझे। सो मुझे दिया है ट्राइंगल ए बी सी, ठीक, तो मैंने कहा ये मेरा ट्राइंगल ए है, यहाँ पॉइंट बी बना दिया और यहाँ पॉइंट मैंने सी बना दिया। इसमें आपको दिया हुआ कि एसी की जो वैल्यू है, एसी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 8.4 है, तो मैंने यहाँ 8.4 लिखा। बीसी की वैल्यू आपकी कितनी है, 14 है, तो यहाँ मैंने 14 लिखा। पी एक पॉइंट ए बी पर इस तरह से कि सीपी आपका 11.2 है, तो यहां कहीं हो सकता है पी पॉइंट, और ये सीपी वैल्यू आपकी कितनी है, 11.2 है, मैंने ये भी लिख दिया। एसीपी जो एंगल है, एसीपी जो एंगल है, ये वाला एंगल ये बी एंगल के बराबर है, तो क्या मैं इनको थीटा थीटा बोल दूं, यस, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको बताना है कि बीपी की लेंथ क्या है, बीपी की लेंथ मुझे ये वाली लेंथ कैलकुलेट करनी है पूरी। अब देखिए सबसे खास बात कि मुझे 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक ट्राइंगल मुझे दिख रहा है, आप देखो ध्यान से, ए बी सी, जिसमें एक एंगल ए है, एक एंगल थीटा है और एक एंगल सी है, और दूसरा ट्राइंगल मैं दिखा रहा हूं जिसमें दोनों एंगल हैं, एक एंगल ए है और एक एंगल थीटा है, सी और पी। ये दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हैं कि नहीं है, यस, क्योंकि जब किसी भी 2 ट्राइंगल में 2 एंगल्स बराबर हो जाते हैं तो वो ट्राइंगल सिमिलर हो जाता है, तो ये सिमिलर ट्राइंगल हो गया। अब अगर ये सिमिलर ट्राइंगल होगा तो लेट्स सी कि मैं क्या क्या रिलेशनशिप यहां से लिख सकता हूं, क्योंकि अगर मैं रिलेशनशिप जैसे लिखूंगा मेरे को आंसर मिल जाएगा। तो आप कहोगे देखो एक काम करते हैं, इस ट्राइंगल में, बड़े वाले ट्राइंगल में, मैं इसको बड़ा वाला ट्राइंगल कहूंगा, इसको मैं छोटा वाला ट्राइंगल कहूंगा, इससे आसान हो जाता है रिलेट करना। यहां देखो थीटा के अपोजिट जो वैल्यू है और यहां जो थीटा के अपोजिट वैल्यू, दोनों को देखो, यहां थीटा के अपोजिट है आपका एपी, तो आप कहोगे एपी डिवाइडेड बाई यहां थीटा के अपोजिट क्या है, 8.4, सो आई कैन राइट दिस। फिर देखो ये जो एंगल ए है बड़े वाले ट्राइंगल में, एंगल ए के अपोजिट क्या है, 14। तो पहले आप ध्यान से देखो मैंने क्या किया है, ये जो मैंने एपी लिखा है जो थीटा के अपोजिट है, थीटा के अपोजिट है, ये छोटा ट्राइंगल है ना, और ये थीटा के अपोजिट क्या है, बड़ा ट्राइंगल, यानी छोटा बटा बड़ा। तो अब यही काम आगे भी करेंगे, एंगल ए छोटे ट्राइंगल में कितना दे रहा है अपोजिट में, एंगल ए के अपोजिट 11.2, और एंगल ए के अपोजिट बड़े वाले ट्राइंगल में कितना है, आपने कहा 14 है, ठीक है। फिर देखो ध्यान से, जो 2 एंगल हो गए, अब तीसरा एंगल देखते हैं कौन सा है दोनों ट्राइंगल में, ये वाला एंगल, मैं इसको ना अल्फा बोलता हूं, यहां पर ये पूरा एंगल अल्फा कहलाएगा, जिसको आप एंगल सी बोल सकते हो। तो ये भी आपस में बराबर, 2 एंगल बराबर, तीसरा भी बराबर होगा। तो आप कहोगे देखो इसके अपोजिट छोटे वाले ट्राइंगल में 8.4, बड़े वाले ट्राइंगल में कितना है, आपने कहा बड़े वाले ट्राइंगल में इसके अपोजिट क्या है, ए बी। अब आप कहोगे इससे लेकिन मेरा आंसर कैसे आएगा, बीपी। देखो बीपी क्या है, बीपी की वैल्यू किसके बराबर है, ये सिंपली क्या है, ए बी माइनस एपी। ए बी माइनस एपी है कि नहीं है, क्या यहां से ए बी निकल जाएगा, यस, क्या यहां से एपी निकल जाएगा, यस, तो निकालो। तो जरा ए बी निकालते हैं पहले, इस इक्वेशन से ए बी निकालेंगे। अच्छा एक बात बताओ, ए बी की वैल्यू कितनी आएगी, आपने कहा ए बी अगर निकालना है तो ये है 14, 14 से 0.8 गुणा करोगे तो ये मिलेगा, 0.8 से गुणा करोगे तो ये मिलेगा, तो ये वैल्यू हो गई 8.4 बटे 0.8। और ध्यान से देखना,
ये पॉइंट से पॉइंट कटेगा तो ये वैल्यू आ गई 10.5 सेंटीमीटर, AB की वैल्यू 10.5 आ गई, तो यहाँ AB मैंने लिख दिया 10.5। अब मुझे AP निकालना है। AP के लिए मैं ये इक्वेशन यूज करूंगा, तो देखो AP यहां से निकलेगा तुम्हारा, AP कितना हो गया 8.4 इंटू ये 0.8 आया था, तो 0.8 से मल्टीप्लाई कर दो। सो अब इसको मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं मैं, तो ये बनेगा 8 × 64 6.4 और ये हो गया 0.32, यानी ये हो गया 6.72। तो देखो AP तुम्हारा कितना आ गया 6.72, दोनों को माइनस कर देना है, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोनों को माइनस करना है और मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहां पर आप देखो सबसे पहले क्या करना है, 50 में 72 जाना है, तो ये 9 में से छा गया, 3 बचेगा आपका। ठीक है, और ये हो गया आपका 28 और 50 58, 28 और 50 78, सॉरी 3.78 कहां दिया हुआ है आपका, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। एक अच्छा सवाल है, सिमिलरिटी का इस्तेमाल करना है, तीनों साइड्स रेशियो दिखने हैं, और चूंकि ये वैल्यू मुझे निकालनी है तो मुझे पूरा निकाला और माइनस ये किया, मेरा आंसर आ गया। वेरी नाइस क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल टियर 1 2019 में आया हुआ, काफी रेलेवेंट क्वेश्चन है। सिमिलरिटी के बेसिस क्वेश्चन हमेशा आते हैं, इनको बहुत अच्छे से समझना है। कई लोग ना साइड रेशियोज लिख नहीं पाते हैं, ज्यादा टेंशन नहीं है, 2 ट्राइंगल आइडेंटिफाई कर लो, फिर एंगल जिसकी, जैसे मैंने कहा थीटा के अपोजिट दोनों में देख रहा हूं, और टेंशन नहीं लेना है। देखो 2 ट्राइंगल में एक छोटा ट्राइंगल होगा, एक बड़ा ट्राइंगल होगा। जैसे यहां पर ये छोटा ट्राइंगल है, ये बड़ा ट्राइंगल है, तो छोटे वाले की साइड छोटी होगी। जैसे यहां देखो छोटी वैल्यू ऊपर है 11.2 और 14, ठीक है, तो छोटा ट्राइंगल बड़ा, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, और सेम एंगल के अपोजिट साइड्स का रेशियो मैंने उठा के यहां पर लिखा है। तो इस तरीके से अगर आप रिलेट करोगे आप कभी गलत नहीं होगे। अगला सवाल देखते हैं। सो देखो ये सवाल क्या कह रहा है आपसे, ये सवाल कह रहा है कि आपके पास एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, उसकी जो रेडियस है आपने 35% डिक्रीज की है और हाइट को आपने 30% डिक्रीज किया है। तो बताना है परसेंटेज चेंज इसके वॉल्यूम में किसके क्लोजेस्ट होगा। ये 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं। तो देखो r² h का टर्म इसमें आएगा, एक्चुअली πr² h होता है, बट पाई एक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट वैल्यू का परसेंटेज चेंज में कोई रोल नहीं होता है, तो r² h का रोल है। अब देखो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, r² h का मतलब हो गया r इंटू h। तो अगर ये वैल्यू मेरी 35% से डिक्रीज हो रही है और ये वैल्यू मेरी 30% से इंक्रीज हो रही है, तो कुल मिला के इस केस को हम बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का, कि 2 बार 35% डिक्रीज हो रहा है और एक बार जो वैल्यू है मेरी वो 30% से बढ़ रही है, एक बार वैल्यू जो मेरी है वो 30% से बढ़ रही है। तो अब देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको करने के बहुत तरीके हैं। सबसे सिंपल तरीका क्या है, आप कहोगे यहां मैं 100 से शुरुआत करूंगा, और किसी भी चीज को अगर हम 2 बार 35% से बढ़ाते हैं तो 35% घटाते हैं, 35% घटाने का मतलब होता है वैल्यू जो होती है वो 0.65 गुना हो जाती है। 10% कम करने का मतलब होता है 0.9 गुना हो गया। तो यहां पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 65 हो जाएगी, सीधे पता है 100 - 35। और यहां पर अगर हम आएंगे यही वैल्यू, तो ये 65 इंटू 0.65 हो जाएगी। यहां पर जो वैल्यू आएगी 65 इंटू 0.65 हो जाएगी। अब 65 का स्क्वायर तो दुनिया जानती है कैसे निकलता है, 6 × 7 = 42 25, तो मैं इसको 42.25 बोल सकता हूं। तो यहां पर जो वैल्यू आई ये आ गई 42.25। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस वैल्यू को 30% से बढ़ा देना है। तो 30% का मतलब क्या होगा, इसका जो 10% होगा वो होगा 4.225, ये 10% है, 30% का मतलब इसका 3 गुना। तो देखो ये बनेगा 4 × 3 = 12, तो मैंने यहां पर 12 लिख दिया, और ये कितना हो जाएगा आपका 6 7 5, 125 को अगर 225 को 3 से गुणा करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 675, तो ये मैंने यहां पर लिख दिया। अब इसमें आप ये वैल्यू जोड़ोगे तो बोलेगा आपको 12.675। अब इनको मैं जोड़ने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। तो ये 67 में आप 25 जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 92, तो ये बनेगा 925, और ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई 54। तो कहने का मतलब है जो मेरे पास वैल्यू 100 थी, ये 100 वैल्यू घट के मेरी हो गई 54.925, ये घट के इतनी हो गई। तो इतना डिक्रीज नहीं है, नहीं, ये इतना हो गया, ये इतना हो गया, तो डिक्रीज कितना है, 100 से ये कितना कम है, 100 से ये कितना कम है, तो आप कहोगे 100 से ये इतना कम है, 45.075 कम है 100 से, तो इतना परसेंटेज का डिक्रीज आ गया 45.075, यानी आंसर क्या हो गया इसका बी उत्तर करेक्ट हो गया। ये इसका तरीका नंबर 1 है, पर यही एक तरीका नहीं है सवाल को करने का। ठीक है, एक दूसरा तरीका भी है जो शायद आपको ज्यादा सुटेबल लगे, जो लोग रेशियो में कंफर्टेबल होते हैं उनके लिए वो तरीका ज्यादा सुटेबल होगा। कैसे, मैं दिखाता हूं आपको। देखिए 35% का मतलब क्या होता है, 5% 1/20 होता है,
तो 35% डिक्रीज का मतलब होता है -7/20। इसका मतलब है अगर मेरे पास वैल्यू 20 है तो 13 हो गई, 2 बार ऐसा हो रहा है तो 20 है तो 13 हो गई, एक बार आपका 30% बढ़ रहा है तो 10 आपका कितना हो गया, 13 हो गया। तो ये दोनों क्या हो गया, 35% डिक्रीज, 35% डिक्रीज, और ये हो गया मेरा 30% इंक्रीज। अब इन तीनों में ये इनपुट साइड हो जाता है और ये आउटपुट साइड हो जाता है रेशियो में, आपको पता होगा। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 2 दूनी 4, तो ये वैल्यू मैं लिखूंगा 4000। तो यहां पर मैंने कितना लिख दिया आपका 4000, और यहां पर 13 का क्यूब। अब देखो 13 का क्यूब रटा होता है आपको 219, कम से कम 15 तक के क्यूब ध्यान रखो। तो 13 के क्यूब कितना हो गया, 2197। अब देखो आपको ये क्विकली समझ में आ गया कि 4000 अगर 2197 हुआ है तो इसमें 50% की कमी नहीं आई है। 50% की कमी आती तो कितना होता, 2000 होता। ये वैल्यू 2197 है, यानी परसेंटेज डिक्रीज 50% से कम है, यानी ये ए और ये तो गलत हो गया। अब इन दोनों में से कोई करेक्ट है वो आप पता कर सकते हो। कैसे पता करेंगे, देखो ध्यान से, क्विकली आप मुझे बताओ कि इसका 50% कितना होगा। इसका 50% होगा 2000, होगा कि नहीं होगा, राइट, क्लियर और नॉट। अच्छा, इसका 45% कितना होगा, तो आपने कहा 50% में से मैं 5% माइनस करूंगा, यानी 2000 में मैं 2 माइनस करूंगा तो 1800 आएगा। अब बहुत ध्यान से देखो कि अगर 45% का डिक्रीज होगा तो 1800 कम होगा। 4000 में अगर मैं 1800 कम करूं तो वैल्यू कितनी बनेगी, 2200। यानी 45% डिक्रीज करने पे मुझे वैल्यू 2200 मिलेगी, और मुझे चाहिए कितना, 2197, यानी मुझे 3 और कम करना है। 3 और कम करने से परसेंटेज में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा, वो 45 दशमलव कुछ हो जाएगा, क्योंकि 45 चेंज करने पे 2200 हो रहा है। तो यहां पर देखिए आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़ी, आपने 2 आंसर एलिमिनेट किया और बी आंसर क्विकली लगा दिया, क्योंकि आपको पता है 45% किसके बराबर है, 1800 के बराबर है। इट्स सो सिंपल। एंड 45% 1800 के बराबर है, तो 45% डिक्रीज अगर होगा तो वैल्यू 2200 होगी। 2200 के बिल्कुल पास है, तो आंसर मेरा 45% के पास होगा। मेरा आंसर क्या होगा, बी। दैट्स इट। अगला सवाल देखो। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं क्लास में वो 255 आउट ऑफ 255 टोटल बच्चे हैं, जिसमें से कह रहा है कि 66 2/3% बॉयज हैं और बाकी लड़कियां हैं। द एवरेज स्कोर इन द मैथमेटिक्स ऑफ द बॉयज इज गिवन 33 1/3% मोर देन दैट ऑफ गर्ल्स। इफ एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन द क्लास इज 198 देन द एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स इज। तो बहुत आसान सवाल है। देखो पहले यहां पर दिया है कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो प्रोवाइडेड है, कितना, कह रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज दिस मच, 66 2/3% ऑफ बॉयज। इसका मतलब है बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 2:1 है। 66 2/3 का मतलब होता है 2/3। 2/3 मतलब 3 में से 2 बॉयज हैं, 1 लड़की हो गई। फिर और क्या कह दिया हुआ कि जो एवरेज स्कोर है, अगर मैं एवरेज स्कोर की बात करूं तो एवरेज स्कोर कह रहा है कि जो लड़कियों का एवरेज स्कोर है उससे 33 1/3% ज्यादा है बॉयज का एवरेज स्कोर मैथमेटिक्स में। तो 33 1/3% का मतलब क्या होता है, 3 होता है ना। तो आपको क्या, अगर मैं इसको 3x बोल दूंगा तो इससे 1/3 ज्यादा बॉयज का स्कोर है तो बनेगा 4x। ये एवरेज स्कोर हो गया। और क्लास का ओवरऑल एवरेज आपको दिया है 198 और लड़कियों का एवरेज पूछा है मैथ्स में, तो आप क्या करोगे, वेटेड एवरेज लगाओगे। 4 दूनी 8x प्लस 3x इंटू 1 3x डिवाइडेड बाई 2 1 3, ये वैल्यू किसके बराबर है, 198 के बराबर है। तो ये वैल्यू हो गई तुम्हारी 11x/3 बराबर 198 आपका निकल के आया। और ये देखो 11 से कट जाएगा 198, ये 18 है, 11 इंटू 18, क्योंकि 8 और 1 का सम नॉन बीच में लिखा हुआ है, ये 11 का मल्टीपल है, कट के 18 दे देगा। तो x की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ गई, 54। लेकिन लड़कियों का एवरेज कितना है, 3x, तो 54 इंटू 3 कितना हो गया तुम्हारा, 162। कहाँ दिया हुआ है आंसर, बी ऑप्शन, तो बी करेक्ट हो गया। ठीक है। अब इस सवाल में आप कहोगे 255 का क्या करना था, कुछ नहीं करना था। एवरेज में देखिए हमेशा ध्यान से कि अगर मुझे इनका रेशियो पता है कि कितना कितना है तो हम आंसर निकाल सकते हैं कि कंबाइंड एंटिटी का एवरेज कितना हो। अब ये 20-10 है या ये 40-20 है, इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे 2:1 पता चल गया, तो 255 के इस्तेमाल की कोई जरूरत नहीं है। अगर पूछे कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है या सारी लड़कियों के टोटल मार्क्स कितने हैं तो बताओ, तब जरूरत पड़ेगी इसकी मुझे, क्योंकि मुझे गर्ल्स का एवरेज मिल गया 162। अब अगर मुझे निकालना कि सारी लड़कियों का कुल मिला के कितना नंबर है तो फिर मुझे नंबर ऑफ गर्ल्स से 162 को गुणा करना पड़ेगा। लेकिन एवरेज निकालने के लिए मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ रेशियो चाहिए, और रेशियो दिया हुआ था 255 की, यहां पर कोई नीड नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, ये सवाल देखिए। देखो सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है एक त्रिभुज है ABE, BE को आपने एक्सटेंड किया है C पर, CD कट करता है AE को F पर और AB को D पर, EFD आपका 126 डिग्री के बराबर है, EBD आपका 14 डिग्री के बराबर है। तो बताना है सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल BAE एंड BCD।
बनाना पड़ेगा डायग्राम भैया, ऐसे नहीं हो पाएगा। तो डायग्राम बनाओ, चुपचाप डायग्राम बनाओ, ठीक है। तो मैंने डायग्राम बनाया, मैंने कहा ये ए है, ए बी ई ट्राइंगल का नाम दिया है, और कह रहा है बी को एक्सटेंड करो कहां पर, सी तक, ये सी हो गया। और फिर क्या लाइन सी डी जो है ए ई को एफ पर काटेगी, तो कुछ ऐसा हो रहा है कि यहां पर ये इसको एफ पर काट रही है, और ए बी को कहां काट रही है, डी पर काट रही है, तो मैंने यहां लिख दिया। फिर कह रहा है आपका जो ई एफ डी है, ये वाला एंगल, ये आपको दिया है 126 डिग्री, तो इसको लिख दो 126 डिग्री। और क्या दिया है, ई बी डी, ई बी डी यानी ये वाला एंगल हो गया, ये आपको दिया है 14 डिग्री, तो मैंने इसको लिख दिया 14 डिग्री। आपको क्या बताना है, बी ए ई यानी ये वाला एंगल, इसको मैं अल्फा बोल देता हूं। और क्या बोला है, बी ए ई एंड एंगल बी सी डी, बी सी डी क्या है, ये एंगल, इसको मैं बीटा बोल देता हूं। तो मुझे अल्फा प्लस बीटा निकालना है, कहने का मतलब। तो जरा देखो इसमें कुछ एक्सटीरियर एंगल लगाना पड़ेगा, तभी काम बनेगा, क्योंकि इस तरह से चीजें दी हुई है। अब देखो यहां पर अल्फा दिया हुआ है, इसको बहुत ध्यान से देखो, कैसे इसको समझ सकते हैं। ये जो 126 डिग्री है, इसको बहुत ध्यान से देखो, ये एक्सटीरियर एंगल है इस वाले ट्राइंगल का, है कि नहीं है, यस। तो ये जो वैल्यू है 126, ये अल्फा प्लस दिस है। अब ये क्या है, ये ध्यान से देखना, ये जो एक ट्राइंगल मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूं, मुझे बीटा चाहिए इसमें कहीं ना कहीं। तो देखो इसको देखो ध्यान से, इस ट्राइंगल को, ये वाला एंगल क्या है, बीटा प्लस 14, है कि नहीं है, क्योंकि ये आपका एक्सटीरियर एंगल है इन दोनों इंटीरियर एंगल्स का। तो ये बीटा प्लस 14 हो गया। अब 126 किसके बराबर हो गया, तुम्हारा ये 126 बराबर हो गया दो इंटीरियर एंगल के इस त्रिभुज में। तो ये अल्फा प्लस बीटा प्लस 14 के बराबर हो गया। मुझसे अल्फा प्लस बीटा पूछा गया है, सो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो गया, 126 माइनस 14 डिग्री। अगर मैं इसको करूंगा तो ये आ जाएगा 112 डिग्री, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया तुम्हारा, बी, ठीक है। तो सरल सा प्रश्न है। ज्योमेट्री में कई ऐसे सवाल होंगे जो आपको डायग्राम बना के क्लियर होंगे कि अच्छा मुझे अल्फा और बीटा का सम चाहिए। तो आपको भी देखो यहां तो अल्फा दिख गया, ये वाले एंगल से रिलेट भी करना है, तो ये एक्सटीरियर एंगल बनेगा इन दोनों का। तो मुझे ये चाहिए, क्या मैं इसको बीटा के टर्म में लिख सकता हूँ, हाँ जी, ये बीटा प्लस 14 है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 14 इसके बराबर हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो कुछ है नहीं, बट डायग्राम बना के क्लियर हो गया कि इसको कैसे करना है। अगला सवाल देखते हैं। देखिए सवाल ध्यान से, इस सवाल में आपसे क्या कह रहा है, इस सवाल में आपसे ये कह रहा है कि एक शॉपकीपर है, वो 34% का डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पे एक आर्टिकल के, तब भी उसका जो प्रॉफिट होता है वो 20% होता है। और कह रहा है अगर वो 162.4 गेन करता है इसको बेचने पर, तो बताना है कॉस्ट प्राइस क्या होगा। देखो ऐसे सवाल भी एग्जाम में आते हैं जो बहुत आसान होते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपको ज्यादा सोचना है, ऐसा नहीं है। देखो इसमें जिन्होंने डिस्काउंट परसेंटेज दिया वो किसी काम का नहीं है, प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है और प्रॉफिट अमाउंट दे रखा है। अगर प्रॉफिट परसेंटेज और प्रॉफिट अमाउंट दोनों दिया है तो क्या होगा, बराबर कर देंगे। तो आप कहोगे यहां पर प्रॉफिट परसेंटेज दिया है 20%, तो 20% की वैल्यू किसके बराबर है, 162.4 के बराबर है। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 100%, 5 गुना, तो इसका 5 गुना कर लो, 16 पंचे 80, 800 हो गया, और 24 पंचे 120 हो गया, यानी 12 हो गया, तो 812 रुपये आ गया सीधे। इन सवालों में आप इम्तिहान में फंस जाओगे जब ज्यादा दिमाग लगाओगे, तो इसलिए ये सवाल यहाँ पर इस शीट में है, ताकि आपको ध्यान रहे कि कई सवाल ऐसे आते हैं जहां पर कुछ नहीं करना होता है, बस सीधा सोचना होता है, ठीक है। तो ये वैसा ही सवाल था, कुछ नहीं था इसमें, डिस्काउंट परसेंटेज का कोई लेना देना नहीं है सवाल में। चलो ये सवाल देखो, ये सवाल आपसे क्या कह रहा है, ये सवाल आपसे कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें एंगल है 74 डिग्री है, वो ऑर्थो सेंटर है ट्राइंगल का। अगर बाइसेक्टर हम लें ओबीसी और ओसीबी का, तो वो पी पॉइंट पर मिलता है, तो बताना है कि मेजर ऑफ एंगल बीपीसी कितना होगा। तो दोबारा ध्यान से देखिए इसको, यहां पर ये वैल्यू आपको मैंने दिया ए है, ये वैल्यू मैंने आपको दिया बी है, और ये वैल्यू मैंने आपको बोला कि सी है। यहां पर आपको दिया है कि ये 75 डिग्री है, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या चीजें बताई गई हैं, इसको बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको आपको समझना है। ओ ऑर्थो सेंटर है, ऑर्थो सेंटर आपको पता है कि कैसे बनता है, पता है कि नहीं पता है, मालूम होगा, ठीक है, कि अल्टीट्यूड से डालते हैं उनका इंटरसेक्शन होता है, ऑर्थो सेंटर होता है, ठीक है। फिर आपसे जो अगली बात कही है वो काफी इंटरेस्टिंग है। अगली बात उसने कहा है कि इनका एंगल बाइसेक्टर लेंगे, राइट, इसका एंगल बाइसेक्टर लेंगे। अच्छा, एंगल बाइसेक्टर अगर आप लेते हो तो ये वाला जो ट्राइंगल है, अगर इस पॉइंट को मैं ओ बोलता हूं और ये पॉइंट मेरा पी है, तो पी जो होता है वो इन सेंटर हो जाता है। एंगल बाइसेक्टर जहां मिलते हैं, इन सेंटर किसका हो जाएगा, ट्राइंगल बीओसी का हो जाएगा। तो जो एंगल बीपीसी आपका बनेगा वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस एंगल बीओसी बाई 2, होगा कि नहीं होगा। अब जो एंगल बीओसी है, क्योंकि ऑर्थो सेंटर है, तो ये 180 माइनस ये वाला एंगल होता है,
74 डिग्री, तो ये वैल्यू है आपकी 106 डिग्री। ठीक है कि नहीं है? तो ये आपकी 106 डिग्री है। अब 106 का बटा 2 करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 53 डिग्री। तो 90 प्लस 53 आपका कितना हो गया? 9 5 14, 143 डिग्री। आंसर क्या हो गया? ए। तो कुछ भी नहीं है इस सवाल में। पहले ऑर्थो सेंटर का यूज कर लिया, फिर जो ट्राइंगल बन रहा है उसमें ये एंगल मुझे पता है, फिर इन सेंटर का यूज कर लिया और आपसे एंगल बीपीसी पूछा गया। ये पिछले सवाल ही पूछे गए हैं आपके एग्जाम्स में। ठीक है, तो इनका ध्यान रखें, ये फिर से रिपीट हो सकते हैं। 143 डिग्री इज द आंसर। ये सवाल देखिए। ठीक है, सो देखो इस सवाल को बहुत इत्मीनान और ध्यान से देखेंगे और देखेंगे कि क्या यहां दिया हुआ है और क्या करना है। तो देखो इस प्रश्न में आपको दिया है कि एबीसी इस तरह के फ्रैक्शंस हैं। एबीसी आर द फ्रैक्शंस सच दैट ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है। अगर ए को हम डिवाइड करेंगे सी से तो जो रिजल्टेंट आएगा वो 5/2 आएगा, जो कि बी से 7/4 ज्यादा है। अब आपको बताना है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 7/8 है तो ए माइनस सी की वैल्यू कितनी है, ये आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, दैट इज व्हाट इज गिवन। अब देखो ध्यान से, इन सवालों में ज्यादा तो मैं आपको मदद नहीं दे सकता हूं, बट कुछ जरूर दे सकता हूं। देखो इनको जब फ्रैक्शन में आप डायरेक्टली डील करोगे ना, तो आपको इनको जोड़ने घटाने में एलसीएम एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इनको अगर आप डेसिमल में सोच पाओ, अगर ऐसे फ्रैक्शन है तो आसान होता है। कैसे? देखो इन्होंने बोला कि जो a/c है ये 5/2 है, तो ये बहुत अच्छी बात है, इसको ऐसे लिख दो। फिर जो बोला है कि ये जो 5/2 है ये b से 7/4 ज्यादा है, तो 5/2 की वैल्यू जरा बताओ कितनी होगी? 2.5 होगी। और 7/4 की वैल्यू कितनी होगी? 7 का आधा 3.5, 3.5 का आधा होता है 1.75। अब आप बताओ कि अगर ये वैल्यू 2.5 b से 7/4 यानी 1.75 ज्यादा है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो b की वैल्यू कितनी है? 0.75। अगर आप इसको फ्रैक्शन में लेके चलोगे ना तो अननेसेसरी आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन ऐसे देखोगे अगर डेसिमल में तो b की वैल्यू सीधे कितनी आ गई? 0.75। अगर लिखना पड़ा तो मुझे पता है अब ये वैल्यू किसके बराबर है? 3/4 के बराबर है, बट आई एम एबल टू राइट इट फास्टर। ठीक है, ओरली बिना कुछ कैलकुलेट किए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। 0.75 देखने का देखो फिर फायदा क्या है? ये जो 27/8 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ? 7/8 आपका होता है 0.875, 87.5% यानी 0.875। तो ये वैल्यू मेरी a प्लस बी प्लस सी है। b मुझे पता लग गया कि इसमें 0.75 है, तो मैं इसको सीधा माइनस कर दूंगा 0.75। तो जरा बताओ इसकी वैल्यू कितनी आ गई? आपकी वैल्यू आ गई 2.125 आ गई कि नहीं आ गई? किसकी वैल्यू है ये? ये वैल्यू है आपका a प्लस सी, क्योंकि b मैंने माइनस कर दिया। मैं डेसिमल में फटाफट माइनस करता जा रहा हूं। ठीक है, अब 0.125 को कन्वर्ट करना आपके लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। क्यों बड़ा काम नहीं है? 0.125 का मतलब क्या है? 1/8 से लेना देना होगा कुछ इसका, एक्चुअली में 1/8 है। ठीक है, तो अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो कि 2 1/8 है, कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको इस तरह से लिखना है तो 2 1/8, अब इसको लिख लो। अब आप कहोगे कि ये वैल्यू कितनी हो गई? ये वैल्यू 17/8 के बराबर हो गई। अब a प्लस सी में आपको a और c का रेशियो पता है 5:2 का। तो अगर मैंने कहा ये 5x है तो ये कितना है? 2x है। तो आपने कहा मुझे ये पता लग गया कि मेरा 7x जो है वो 17/8 के बराबर है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 17/56 हो गई। लेकिन मुझे इनका अंतर चाहिए। क्वेश्चन ने पूछा है a माइनस सी कितना हो गया? 3x, तो 3x हो गया 51/56। तो कहने का मतलब सिर्फ यह है कि इस क्वेश्चन में प्रोसेस कोई नया नहीं हो सकता है, लेकिन कैलकुलेशन को सोचने का तरीका नया हो सकता है। अगर ऐसे नंबर्स दिए हैं जिनका डिवीजन आसान है, सो नोन फ्रैक्शंस हैं वो, जैसे आपका 1/8 का यूज है, 7/8 का यूज है, 7/4 का यूज है, I can use decimals to do quick mental calculation. Otherwise, I have to write and do it. But जो भी comfortable है आप करो. I have this thing to show you that this is also possible. ठीक है, rest is your choice. Next question. देखिए अगला सवाल आपके सामने जो प्रस्तुत है 10 नंबर, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि जो वैल्यू है 626 का होल क्यूब प्लस 374 का होल क्यूब बटे इतनी बड़ी वैल्यू, वो कह रहा है 10 की पावर x के बराबर है, तो क्या होगा? देखो कोई आदमी जिसको थोड़ा बहुत कम सेंस है ना, वो भी ये कहेगा कि ये दोनों नहीं होंगे। -1 कब आएगा 10 की पावर x? जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो जाए। साफ साफ दिख रहा है यार कि डिनोमिनेटर में 626 का होल क्यूब है, 374 का होल क्यूब है, नीचे देखो 37.4 माइनस भी है। दे कैनॉट गिव यू ए वैल्यू दैट कैन एवर बी कि डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए। डिनोमिनेटर अगर बड़ा नहीं होगा तो नेगेटिव नहीं आ सकता। कम से कम केबीसी वाला 50-50 तो हमने कर लिया। अब 2 आंसर बचे, इन दोनों में से कुछ करेक्ट है।
ठीक है, आगे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये भी देखना पॉसिबल है कि इन दोनों में से क्या करेक्ट है, थोड़ा और दिमाग लगाओगे तो भी दिख जाएगा, बट कोई बात नहीं, नहीं लगाते इतना दिमाग। आप कहोगे नहीं लगाना मुझे इतना दिमाग, ठीक है, तो मैं कहूँगा कोई बात नहीं, अगर इतना दिमाग नहीं लगाना है तो लेट्स कैलकुलेट, लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। सो आप कहोगे देखो एक चीज तो मुझे साफ साफ दिख रही है कि अगर मैं उसको 62.6 लिख दूं का होल क्यूब और उसको मैं अगर 37.4 का होल क्यूब लिख दूं, तो दोनों से बेसिकली हमने कॉमन लिया है 10 और 10 बाहर आके बन जाएगा 10 का क्यूब। नीचे देखो क्या है 37.4 का होल स्क्वायर माइनस और प्लस यहां पर आपका है 62.6 का होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, यहां पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख गया, ये माइनस ए बी होगा ही होगा, ठीक है, मजबूरी है उसकी। अब आपको चेक करना है तो करो, बट एग्जाम में इतना समय होता कहाँ है कि समय की घोर बर्बादी करें बैठ के, ठीक है, करना है तो करो, आई डोंट केयर, बट दैट्स नॉट नीडेड, प्लीज अंडरस्टैंड। इट्स पॉसिबल ऑल्सो टू वेरीफाई, इतना डिफिकल्ट नहीं है। ये देखो 50 के रेस्पेक्ट में ये वैल्यू कितनी कम है, 12.6 कम है, और ये 50 के रेस्पेक्ट में 12.6 आगे है। सो अगर इन दोनों का मैं प्रोडक्ट निकालूंगा तो ये 50 प्लस 12.6 और 50 माइनस 12.6 बनेगा, तो 50 स्क्वायर माइनस 12.6 का होल स्क्वायर बनेगा। ये वैल्यू तुम्हारी हो जाएगी 2500 माइनस 126 का होल स्क्वायर कितना होता है, तो आपको 152 और 26 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर कितना होता है, ठीक है 676, तो आपको बनेगा 15876 और यहां लग जाएगा डेसिमल। अगर आप इसको माइनस करने की जरूरत करते हो तो आपको यही मिलेगा 2341.24, यही मिलेगा। बट प्रॉब्लम यह है कि इतना वेरीफाई करने में कितना समय जाया हो जाएगा, तो अगर आप सेंसिबल हो तो आपको पता होगा कि होगा ये यही, ठीक है। अब आपको दिख गया कि ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, तो ये जो वैल्यू है इतनी वाली 10 की पावर 3 को छोड़ के आप कहोगे ये वैल्यू हो ए प्लस बी के बराबर, और ये वैल्यू अगर ए प्लस बी के बराबर है, ए प्लस बी इंटू 10 की पावर 3, तो ए और बी का सम देखो 100 आ रहा है, 62 और 37 कितना होगा 99, और 0.6 और 0.4 1 हो गया, तो ये बन गया 100 इंटू 10 की पावर 3, और 100 इंटू 10 की पावर 3 कितना होगा मेरा 10 की पावर 5, तो आंसर मेरा हो गया बी, ठीक है, आंसर मेरा कितना हो गया, आंसर मेरा हो गया बी। सो इट्स पॉसिबल टू थिंक लाइक दिस, इफ यू आर गोइंग लाइक दिस इट्स पॉसिबल, बट अगेन डोंट डू दिस मल्टीप्लिकेशन, इतना तो आपको लगाना पड़ेगा दिमाग, ठीक है, कि ये वही होगा, वही फॉर्मेट दिया हुआ है, एंड यू कैन डू दैट लाइक दिस। आगे बढ़ते हैं, लुक एट दिस क्वेश्चन। यहां पर कह रहा है कि ट्रैवलिंग एट 135 किलोमीटर पर आवर ए पर्सन रीचेज हिज डेस्टिनेशन इन ए सर्टेन टाइम, ही कवर्स 60% ऑफ हिज जर्नी इन 2/5 ऑफ द टाइम, एट व्हाट स्पीड should he travel to cover the remaining journey so that he reaches the destination right on time। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या कह रहा है, उसकी स्पीड कितनी है 135 की है, लेकिन उसने क्या किया 60% दूरी, 60% दूरी का मतलब समझ रहे हो 3/5 दूरी उसने ट्रेवल कर ली, कितने टाइम में 40% टाइम में ही कवर कर लिया। अब उन भाई साहब के पास टाइम बचा है 60%, क्योंकि उनको पहुंचना उसी टाइम पे है, और दूरी उनके पास बची है 2/5, 2/5 इंटू 135, तो पूछ रहा है कितना जो है स्पीड होना चाहिए। तो इसको जरा कैलकुलेट कर लो, 5 दूनी 10 27, यानी 54 किलोमीटर उनको चलना है श्रीमान जी को। और देखो ध्यान से, 1 घंटे में वो चलते हैं 135 यूजुअली, अभी कह रहा है 60% ऑफ द टाइम। 60% टाइम इसका कितना होगा जरा बताओ, अगर मैं इसको डिवाइड करूं 3:2 में, ठीक है 3:2 में डिवाइड करूं 1 घंटे को, तो आप कहोगे अब उसके पास जो टाइम बचा है वो 2/5 घंटा बचा होगा, क्योंकि सॉरी 3/5 घंटा बाकी है, 2/5 तो उसने यूज कर लिया, ठीक है। तो आप कहोगे कि 54 ही चलना है और 3/5 घंटे बाकी हैं भैया, क्या होगा, तो आपने कहा 3 18 और 18 पंचे 90, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चाहिए, kmph की स्पीड चाहिए। सो सिंपल, आंसर इज गोइंग टू बी बी। सवाल में ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, नहीं लगाना है, नॉट नीडेड, है ना, सिंपल सा सवाल है, तो ये हो गया इसका उत्तर। अगला देखो, टीयर 1 2019 का सवाल है, पढ़ो। कह रहा है ए ने एक आर्टिकल को बेचा है बी को, 20% का नुकसान हुआ, बी ने सी को बेचा है 12.5% का मुनाफा लिया, सी ने डी को बेचा 8% के नुकसान पे, डी ने खरीदा इसको और 248 में खरीदा है, 248.4 में। तो बताना है ए और सी को जो नुकसान हुआ है उसका अंतर कितना है, दोनों का नुकसान अलग अलग देखना है और उसका अंतर निकाल लेना है। पूरी कहानी लिखते हैं, 100 से शुरू करेंगे। देखो ए के पास मान लेते हैं 100 है,
तो बी को अगर इन्होंने 20% के लॉस पे बेचा है तो 80 में बेचा है, देखो यहां से कितने का लॉस हो गया, 20 का लॉस हो गया। फिर कह रहा है बी ने क्या किया है, इसको सी को बेचा है 12.5% के मुनाफे पे। 12.5% का मुनाफा 1/8 होता है, तो ये वैल्यू कितनी हो गई तुम्हारी, 90 हो गई। फिर कह रहा है सी ने इसको डी को बेचा है 8% के नुकसान पे, तो यहां पर अगर 8% का नुकसान निकालेंगे तो 7.2 का नुकसान होगा, और ये वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी आप बताओ, 82.8 के बराबर हो गई। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज दी हुई है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन में एक चीज दी हुई है, उसको समझना, ये सी है डी है। क्वेश्चन में ये वैल्यू आपको दी हुई है किसके बराबर, 248.4, तो ये 82.8 नहीं है, 248.4 है। तो हम इसको यूज करके मल्टीप्लायर निकाल लेंगे कि हमने जो माना है वो सही नहीं है, उसको करेक्ट करना पड़ेगा। तो हमने कहा बताओ ये कितना गुना है, तो आपने कहा 4 गुना करो। 4 गुना करो कि 3 गुना करो, 3 गुना करो। तो 82 को आप 3 गुना करोगे तो कितना मिलेगा, 82 को अगर हमने 3 गुना किया तो आपको वैल्यू कितनी मिल रही है, 246, और 0.8 को 3 गुना करो 2.4, तो ये 248.4 मिला। तो आपने कहा सिंपल सी बात है, 3 गुना सबको करना पड़ेगा, तो मैं कहूंगा कर लेंगे। हमें निकालना है कि लॉस का अंतर क्या है। तो देखो ए को कितना लॉस हुआ है, ए का लॉस चाहिए ना, ए को लॉस हुआ है 20 का, और डी को कितना लॉस हुआ है 7.2 का। तो इन दोनों का अगर अंतर निकालेंगे तो मिलेगा 12.8 मिलेगा। अब इसको 3 से गुणा कर दो, क्योंकि हर चीज को 3 से गुणा करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 12 × 36 और 24, 38.4 आपका बन गया आंसर। कहां दिया हुआ है, बी ऑप्शन 38.4, इसका सही उत्तर हो गया 38.4। फाइन, मेक सेंस। आगे बढ़े, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है जो रेशियो है इनकम ऑफ ए एंड इनकम ऑफ दैट ऑफ बी, वो आपको 3:5 दिया है। ए और बी जो सेव करते हैं 3600 और 5600 रेस्पेक्टिवली। तो कह रहा है अगर एक्सपेंडिचर ए का 57.7% है एक्सपेंडिचर ऑफ बी का, तो टोटल इनकम ए और बी का बताना है क्या होगा। तो देखो पहले आपको दिया है कि ए और बी के इनकम का रेशियो कितना दिया है, इनकम का रेशियो तुम्हें दिया है 3:5, ठीक। एक्सपेंडिचर का भी रेशियो दिया है, अगर आप ध्यान से देखो 57.7% का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट आप सभी को मालूम है कि नहीं, ये वैल्यू 4/7 के बराबर होती है। तो यहां पर आपसे कह रहा है कि ए का एक्सपेंडिचर बी के एक्सपेंडिचर का 4/7 है, तो अगर ये बी का एक्सपेंडिचर मैं मान लूं तो ये ए का एक्सपेंडिचर हो जाएगा। 7 अगर बी का एक्सपेंडिचर है तो ए का एक्सपेंडिचर कितना होगा, 4 होगा, 4/7 और 7। तो मैंने कहा ये 7 है तो ये वैल्यू 4 है। अब देखो या तो आप इक्वेशन बना के सॉल्व करोगे या फिर मैं जो तरीका बता रहा हूं वो यूज करोगे। उसी इक्वेशन को, जो इक्वेशन है उसको हम सिंप्लीफाई करके इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। समझो जरा ध्यान से, इनकम में जब हम एक्सपेंडिचर को घटाते हैं तो सेविंग आती है, यस। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि इनकम में हम सेविंग को अगर घटाएंगे तो एक्सपेंडिचर आएगा, यस। यानी मेरे पास अगर एक इनकम दिया हुआ है और इसमें इसका सेविंग मुझे क्वेश्चन में दिया है कि 3600 है, तो इसमें से इस इनकम में अगर मैं 3600 घटा दूं तो मुझे एक्सपेंडिचर मिलेगा, आप कहोगे यस। इसका मतलब ये हो गया, देखिए ध्यान से, कि यहां पर अगर मैं 3600 माइनस इसलिए लिख रहा हूं कि मेरे पास एक इनिशियल रेशियो है, उसमें अगर मैं 3600 घटा दूं तो ये 4 बन जाएगा। ऐसे ही यहां पर अगर मैं 5400 घटा दूं तो ये वैल्यू 7 बन जाएगी। तो कहने का मतलब है इनकम इनिशियल रेशियो में अगर मैं 3600 घटाऊं और सिमिलरली इसमें 5400 घटाऊं तो 4:7 हो गया। यानी मुझे एक रेशियो नोन है और उसके दोनों कंपोनेंट में मैं कितना कितना घटाऊं कि मुझे फाइनल रेशियो क्या मिलेगा, 4:7 मिलेगा। तो इसको करने का फिर यही तरीका होता है कि आप सीधा बिना एक्स लिखे हुए ऐसे गुणा करते हो। ये हो गया 7 त्रिक 21 माइनस 20, 21 माइनस 20 क्या हो गया, एक पार्ट हो गया। फिर आप कहोगे ये बनेगा 4 इंटू, देखना ध्यान से, ऐसे बनेगा ये, राइट। तो आप कहोगे ये बनेगा 4 इंटू माइनस 5400, और इस दिशा में आपने जैसे यहां नहीं किया था 3 7 21 माइनस 20, यहां पर आप करोगे 4 इंटू माइनस 5400 माइनस ऑफ माइनस 3600 इंटू 7। ये देखो कुछ नया शॉर्टकट नहीं है, ये वही इक्वेशन जो है, उस इक्वेशन में x को अगर हम नहीं लिखें तो यही होता है, उसी का सिंप्लीफाइड वर्जन है। कभी मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा अगर नहीं आता है तो। अब इसको सिंप्लीफाई करो और देखो क्या वैल्यू मिली। 36 इंटू 7 कितना होता है, 252, 216 प्लस 36 252 बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया 252 00, और ये कितना हो गया 108, 54 दूना 108 माइनस 216, राइट। ये 54 को 4 से गुणा किया ना हमने, 54 को 4 किया तो 108, और ये आपकी वैल्यू होगी 216, ठीक है। कुछ ऐसा समझ में आ रहा है आपको मैंने क्या किया है, बहुत ही सिंपल है। 36 को मैंने 7 से गुणा किया, 54 को मैंने
4 से गुणा किया, बिकॉज अच्छा ये 5400 नहीं है भैया, ये 5600 है, तो इसको जरा करेक्ट करना पड़ेगा, ये 5600 कर लो। हाँ 56 दूना 112 दूना 224 बनेगा, तो ये 224 बना 00 और यहाँ पर प्लस ये हो गया 252 तो ये वैल्यू कितनी आ गई, एक पार्ट अगर मैं कहूँ तो 24 से अगर मुझे 52 जाना है तो मुझे 28 जोड़ना है, तो ये कितना हो गया आपका 2800। एक पार्ट अगर 2800 आ गया तो मल्टीप्लायर मुझे 2800 मिल गया। अगर मुझे टोटल इनकम चाहिए ए और बी का तो 8 × 2800 मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि मेरा एक पार्ट 2800 के बराबर आ गया। 8 × 2800 अगर आप निकाल दो तो कितना हो गया, 8 दूनी 16000 और 6400, तो 16 6 कितना हो गया 22400। ये वैल्यू आपकी आ गई 22400 और ये आपको दिया हुआ ए ऑप्शन, तो ये करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये तरीका कुछ नहीं है, उसी रेशियो को यूज करने का तरीका है एंड वी कैन मार्क आंसर टू बी 22400। ठीक है, आसान है। देखिए सवाल देखिए ध्यान से, ये सवाल आपसे क्या कह रहा है, ये सवाल आपसे कह रहा है कि एक ट्राइंगल आपको दिया हुआ है ABC और ABC ट्राइंगल में AB 9 है, AC 7 है, BC 12 है, तो बताना है मीडियन लेंथ AD कितना होगा। तो देखो बहुत आसान सवाल है, अपोलोनियस थ्योरम लगाना है आपको। ABC मैंने यहाँ पर लिख दिया उठा के, ABC यहाँ पर लिख दिया और इस ABC में आपकी AB की वैल्यू क्या है 9 है, AC की वैल्यू क्या है 7 है, BC की वैल्यू क्या है 12 है। आपको लेंथ ऑफ मीडियन निकालना है, तो ये आपका मीडियन लेंथ हो गया, लेट्स से इसको मैंने बोल दिया AM। तो आप सभी लोगों को पता है कि 9 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर अगर करेंगे तो ये बनेगा ट्वाइस ऑफ AM स्क्वायर प्लस ये 12 है तो ये वैल्यू 6 होगी, 6 स्क्वायर। अब देखो इसको मैं क्या लिखूंगा, 9 9 81 7 7 49 बटे 2, 2 इधर ले आऊंगा तो ये वैल्यू हो जाएगी AM स्क्वायर प्लस 36 होगी। अब ये वैल्यू कितनी है 130 बटे 2 65, तो 65 माइनस 36 तुम्हारा क्या हो जाएगा AM स्क्वायर हो गया। अब AM की वैल्यू अगर आप करोगे तो ये वैल्यू डिफरेंस निकालोगे कितना है 29, तो ये वैल्यू कितना हो गया √29। ओके, √29 कहाँ दिया हुआ है, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो अपोलोनियस थ्योरम का डायरेक्ट इस्तेमाल है। ऐसे सवाल भी आपको एग्जाम में देखेंगे, कुछ सवाल जो बहुत आसान होंगे, इसलिए हमेशा ये ध्यान मत देना कि अगर कुछ सवाल आपके मुश्किल होंगे एग्जाम में तो उनको छोड़ना होता है शुरुआत में, बाद में वापस आके करेंगे, है ना। फ्लो अगर अच्छा होगा आपका सो आप शुरू में जो सवाल स्किप कर रहे हैं वो बाद में भी कर पाओगे। ठीक है, नॉट एन इशू। ये देखिए सवाल क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कह रहा है, ये आपसे कह रहा है x की पावर आपको दिया है 2.25, y की पावर 2.25, x की पावर 1.125, ऐसे करके बहुत ही खतरनाक अजीब सा लग रहा है। पहला काम आप ये करो कि ये वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो तो इसका डबल यहां लिखा हुआ है, तो क्यों ना x की पावर 1.125 को कुछ मानते हैं, क्योंकि ऐसा ही y में भी है। तो x की पावर 1.25 को मैंने a मान लिया और y की पावर 1.125 को मैंने b मान लिया। अब देखते हैं क्या है इक्वेशन, ये बनेगा a स्क्वायर, पहला ये डबल है, देखो 1.25 का डबल है, तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, ये आपको दिया हुआ है कितना 18 के बराबर हो गया। ठीक है, फिर आप देखिए ध्यान से, यहां पर दूसरा जो इक्वेशन है उसको बहुत ध्यान से समझते हैं। वहां क्या दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 और वो उधर ले आओ लेफ्ट में, x की पावर 2.25 वाला टर्म इधर ला रहा हूं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये 198 हो गया। अब देखो ये तो बहुत आसान हो गया, क्योंकि इसका फैक्टराइजेशन आपको पता है। बेसिकली होता क्या है, अगर मैं इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab से डिवाइड कर दूं तो आपको क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, है ना, क्योंकि इसका फैक्टराइजेशन आपको क्लियर है, दिस इनटू दिस होता है। ये वैल्यू हो गई 11, 18 को अगर आप डिवाइड करोगे तो 11 आएगा। अब इन दोनों को मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा। ये मेरा इक्वेशन 1 है, ये मेरा इक्वेशन 2 है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट मार दो। क्यों, क्योंकि मुझे जो निकालना है ना ये वैल्यू x की पावर 9 इंटू वाई की पावर 9, मुझे जो वैल्यू निकालनी है x की पावर 9 इंटू वाई की पावर 9, इसको ध्यान से देखो आप, ये क्या है x की पावर 1.125 और y की पावर 1.125 की पावर 8 है। एक्चुअली आप ध्यान से देखो, 8 गुणे 1.1259 के बराबर होता है, 8 प्लस 0.125 1/8 इंटू 8 9। तो मुझे निकालना है बेसिकली ये, तो मुझे जो कैलकुलेट करना है वो बहुत ध्यान से देखना, आप क्या कैलकुलेट करना है, ये निकालना है मुझे ab की पावर 8 का 32 रूट, यानी ab की पावर 8/32 निकालना है, यानी ab की पावर मुझे निकालना है 1/4, ab की पावर मुझे 1/4 निकालना है। तो मुझे ab चाहिए, मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, मुझे मिला 2ab और 2ab की वैल्यू हो गई 18 माइनस 11 7 के बराबर। ab की वैल्यू मेरी कितनी हो गई 3.5, तो मेरा आंसर कितना हो गया, ab की पावर 1/4 यानी 3.5 की पावर 1/4, 3.5 की पावर 1/4 क्या हो गया, ए ऑप्शन हो गया। ठीक है,
तो मैंने क्या किया है, मैंने 15 सवाल सॉल्व किए हैं और ये 15 सवाल के बाद जो 5 सवाल हैं वो आप करोगे, आपका होमवर्क है। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे, जिसको आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे। यूजर नेम है 8 रैमो सर ऑफिशियल, चैनल का नाम है रैमो मैथ्स चैनल, टेलीग्राम चैनल का नाम है। वहां से पीडीएफ डाउनलोड करो। आखिरी 5 सवाल आप करोगे, ठीक है, और 15 सवाल मैं करूंगा। आज के सवाल जो थे दे वर ऑन ईजियर साइड, एग्जाम में ऐसे भी सवाल होंगे। लगभग 80% सवाल जो आपके होते हैं वो आसान साइड में, लिटिल मॉडरेट टू इजी होते हैं। 20 सवाल होते हैं जो आपको परेशान करेंगे। तो ये जो प्रैक्टिस सेशन है इसमें आपको मिक्स मिलेगा हर चीज का, कि हर कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि एक बार टच कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में रहे, आपका रिवीजन भी हो। मेरा इरादा आपको डराने का नहीं है, ठीक है, बट हम सब करेंगे, हम आसान सवाल भी करेंगे, मॉडरेट वाले भी करेंगे और थोड़े से कठिन सवाल भी करेंगे, ठीक है, ताकि आपको इन 300 सवालों में एक अच्छा मिक्सचर मिले। बाकी धन्यवाद, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और शाम को 7 बजे डेली आपको कंटेंट देंगे, ठीक है। इंटरनेट इश्यू आज की क्लास में आ गया तो मैंने इसको रिकॉर्ड किया है। सो मेरा वादा है कि आपको डेली शाम को 7 बजे कंटेंट मिलेगा। अगर लाइव में प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको रिकॉर्डेड कंटेंट दूंगा, पर प्लीज इन वीडियोस को जरूर देखें और हमें इनकरेज करते रहें ताकि हम आपके लिए और कंटेंट बनाते रहें। हमारी पूरी टीम आपका सपोर्ट करने के लिए हमेशा हाजिर रहेगी। सो धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गुड बाय।